नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं प्राचीन भारतीय समाज सीरीज के अगले अंक में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट के अंक में बात किया था संस्कार के बारे में और उसके साथ साथ पुरुषार्थ सिस्टम के बारे में बात किया था। तो आज का जो हमारा अंक है या फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्लेव सिस्टम के बारे में, यानी कि प्राचीन भारत में जो स्लेव सिस्टम है वह किस तरीके से काम कर रहा था और उसका जो हिस्टोरिकल एविडेंस है या फिर लिटरेरी जो एविडेंस है वह कहाँ कहाँ से हमें मिलता है और दासों के कितने प्रकार थे और उनका क्या क्या काम था, और यदि वो दास प्रथा से छुटकारा पाना चाहते थे तो उनको क्या करना होता था। इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे तो एक लंबे अंतराल तक आपको फैक्ट्स या फिर जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद रहेंगे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हेडिंग दीजिए स्लेव सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले यदि हम लोग यह बात करें कि प्राचीन भारत में यदि हम लोग दास सिस्टम के बारे में बात करें तो उसका जो सबसे पहला जिक्र मिलता है वह ऋग्वेद से जिक्र मिलता है। यानी कि यदि ऋग्वैदिक काल से पीछे हम लोग जाते हैं तो वहाँ दास सिस्टम का जिक्र नहीं मिलता है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग प्राचीन भारत में स्टोन एज से लेकर के गुप्ता पीरियड तक ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि दास सिस्टम का जिक्र यानी स्लेव सिस्टम का जिक्र पहली बार कहाँ से मिलेगा तो वह ऋग्वैदिक फेज से मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। यानी कि आप हड़प्पन एज में उसको नहीं ढूंढ सकते हैं, उससे पहले आप स्टोन एज में भी नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दास तो मनुष्य ने ही मनुष्य को बनाया। तो स्टोन एज में तो वह इवोल्यूशन का फेज चल रहा है, तो वहाँ पर अभी दास सिस्टम तो ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हड़प्पा जो सभ्यता है उसका समाज हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी के तौर पे रहा है। तो आइडियलिस्टिक सोसाइटी में आप दास सिस्टम का, स्लेव सिस्टम का कल्पना करें, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे अभी भी रिसर्च चल रहा है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता और जो काम कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। मतलब यदि रिसर्च में सामने आएंगी चीज़ें तो फिर से उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि पहली बार यदि हम लोग दास सिस्टम का जिक्र करें तो वह हमें ऋग्वैदिक फेज से मिलता है। ऋग्वेद में दासों के लिए दास, दस्यु और असुर ये 3 शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में सुमित कुमार चटर्जी का मानना यह है कि उस समय जो दास थे वह मूल तौर पे द्रविडियन मूल के लोग थे। अभी जो कहा जाता है कि साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो मूल तौर पे द्रविडियन सिविलाइजेशन के लोग हैं, यानी द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग। तो सुमित कुमार चटर्जी ने क्या कहा कि उस समय जो दास शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर जो उस समय जो स्लेव हैं वह मूल तौर पे द्रविडियन मूल के थे, क्योंकि वो लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलते थे। और उसके बारे में उन्होंने और कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं जिसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो यह सुमित कुमार चटर्जी ने इस बात का जिक्र किया है, यह मेरा ओपिनियन नहीं है, यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो चटर्जी क्या कहते हैं? चटर्जी कहते हैं कि उस समय यानी ऋग्वैदिक फेज के जो गुलाम हैं, स्लेव हैं, वह द्रविडियन पीपल हैं और उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाया। सुमित कुमार चटर्जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वैदिक काल में जिस दास, दस्यु और असुर शब्द का प्रयोग किया गया है वह द्रविडियन मूल के लोगों के लिए किया गया है और यह वही द्रविडियन मूल के लोग हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण किया था। सुमित कुमार चटर्जी का स्टेटमेंट याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने बताते हैं कि ऋग्वेद में मतलब बताया गया है कि इस समय के जो स्लेव हैं उनका स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। जैसे कहते हैं पहला जो लक्षण है वह अकर्मण, लिखिएगा ध्यान से, अकर्मण। इसका मतलब क्या है कि वह किसी भी प्रकार के वैदिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेते थे। इसका मतलब क्या है कि आर्यन सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, आर्य और अनार्य की लड़ाई, तो जो लोग यहाँ पर हैं, जो दास हैं, वह मूल तौर पे अनार्य
जो परंपरा है उससे संबंध रखते हैं। इसीलिए तो वह आर्यन सिविलाइजेशन के द्वारा जो उनके अंदर जो मतलब यज्ञ करने का या फिर वेद का उच्चारण करने का या तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उनकी रिलीजियस एक्टिविटी, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो अकर्मण है पहला उनका लक्षण, यानी कि वैदिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेना, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। दूसरा उनका लक्षण है अदेवयु, मतलब कि वो लोग किसी भी प्रकार के देवता में यकीन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के गॉड में भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी बात अयजवन, ध्यान से देखिएगा, अयजवन। अयजवन के बारे में क्या कहा गया कि अयजवन मतलब क्या है कि वो लोग किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करते हैं। उसके बाद अब्रह्माण, यानी कि वो लोग किसी भी चीज़ में न श्रद्धा रखते हैं और न किसी प्रकार का उनका रिलीजियस फेथ है किसी भी चीज़ में। उसके अलावा अन्य व्रत उनका लक्षण है, यानी कि वैदिकोत्तर व्रत का अनुसरण करते हैं। वैदिकोत्तर का क्या मतलब है कि वैदिक काल के बाद जो फेज आए, जैसे बौद्ध धर्म का फेज है, जैन धर्म का, आजीवक संप्रदाय का जो फेज है, लिंगायत का है, लिंगायत तो खैर पहले से हैं। तो ये तमाम तरह के जो फेज हैं उनमें जो ट्रेडिशन रहा है, उनका जो मतलब व्रत रहा है या किसी तरीके का एक्टिविटी, उसका ये लोग अनुसरण करते हैं। उसके अलावा मृद वाक, मतलब कि यह एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो आर्य लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, यानी कि अपरिचित भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा शिष्ण देवा, मतलब लिंग पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से इंडिकेट किया जा रहा है लिंगायत कम्युनिटी की तरफ, ठीक है। लिंग पूजा करते हैं और लिंग का उपासना करते हैं। समझ में आई बात। तो यह 7 तरीके के लक्षण का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में कि जो गुलाम है, जो स्लेव है, वह उनका इस तरीके का लक्षण है। ठीक है, वीडियो मैं सोचा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं। आगे देखिए, अनार्य के बारे में कहा कि अनार्य वो लोग हैं जो चौड़े घरों में, मतलब पाषाण मतलब पत्थर से निर्मित चौड़े घरों में रहते थे, मतलब खूब बड़ा बड़ा घर उनका होता था। ये सब चीज ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा। अनार्य के बारे में कहा गया है कि अनार्य वह लोग हैं जो लोग पत्थरों से निर्मित बड़े बड़े घरों में रहते थे। पूर शब्द का प्रयोग किया गया, पूर मतलब किला, बड़े बड़े पूरों में रहते थे। तो इंद्र भगवान जो हैं, जिनको आप इंद्र भगवान वर्षा का देवता मानते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन पूरों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उनमें कौन रह रहे थे, उनमें असुर रह रहे थे। उन पूरों को जब ध्वस्त किया गया तो इसीलिए इंद्र को पुरंदर शब्द दिया गया, यानी कि पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है किलों को, पूरों को ध्वस्त करने वाला। तो किसका पूर, क्या आर्यों के पूर को इंद्र ने ध्वस्त किया या अनार्यों के? तो अनार्यों के पूर को ही ध्वस्त करेंगे। और अनार्य कौन है? अनार्य के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि अनार्य वही दास लोग हैं जिसके बारे में सुमित कुमार चटर्जी ने ऊपर में सारी बातें कही। ठीक, तो इंद्र को पुरंदर क्यों कहा जाता है आप लोग समझे। और इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। यदि आपको सोर्सेज चाहिए तो आप ऋग्वेद को पढ़कर इसको मतलब इसके बारे में जान सकते हैं। ये तो ऋग्वैदिक फेज के बारे में बात थी कि ऋग्वैदिक फेज में दासों के बारे में इस तरीके से बात की गई, इविडेंसेस के बारे में और उनके लक्षण के बारे में। यदि हम लोग लैटर वैदिक फेज की बात करें तो लैटर वैदिक फेज में स्लेब को, यानी जो गुलाम थे, उनको दान में दिया जाने लगा। इस प्रकार का ट्रेडिशन, इस प्रकार के प्रथा की शुरुआत हुई। उसके अलावा समाज में ऐसा माना जाने लगा कि कोई भी व्यक्ति यदि गुलाम रखता है तो वह सोशली इलिट है, यानी कि सामाजिक कुलीनता का बोध होना। समाज में आप बहुत इलिट आदमी हैं यदि आपके पास स्लेब है, आपके घर में यदि कोई गुलाम है, दास है, दस्यु है, तो आप जो हैं सोशली यानी सामाजिक तौर पे बहुत समृद्ध हैं, या फिर आप समाज में आपकी जो समाज में जो आपकी हैसियत है वह बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई है। समझ में आई बात। यह लैटर वैदिक फेज में यह कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि लैटर वैदिक फेज से एग्रीकल्चर होगा और फिर चीज़ें स्टेबल हो जाने लगेंगी। ठीक, तो फिर जब लोग स्टेबल रहने लगेंगे तो फिर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। खैर उस कॉन्सेप्ट में भी हम लोग को नहीं जाना है, फिलहाल इसको यह समझिए कि यहाँ पर स्लेव को लेकर के जो है सोशल इलिटिज्म का बोध होने लगा, जो कि ऋग्वैदिक फेज में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यदि चूंकि लैटर वैदिक फेज के बाद कौन सा फेज आने वाला है,
लेटर वैदिक फेज के बाद जो आएगा, आपको पता होगा यदि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़े होंगे तो हम लोगों ने कबीला से शुरुआत किया था। कबीला, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद, फिर राज्य, फिर साम्राज्य, इस तरीके से ये पॉलिटिकल यूनिट्स थे। तो यहाँ पर जो है कबीला और जन का फेज है, जन के बाद का फेज आता है जनपद, और जनपद के बाद महाजनपद का फेज, जिसमें भारत पूरे 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। और वही महाजनपद में फिर वापस जो है मतलब इंडिया का जो एक स्टेबल पॉलिटिकल हिस्ट्री जो शुरू होता है, साम्राज्य का इतिहास, वह मौर्यन डायनेस्टी से शुरू होता है। तो यदि मौर्यन फेज की बात करें तो मौर्यन फेज के बारे में यदि पढ़े होंगे आप लोग, यदि हमारा वीडियो देखे होंगे आप लोग, और जो लोग नहीं देखेंगे वह देखिएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पर उपलब्ध होगा यूट्यूब में। तो वहाँ पर हमने सोर्सेज के बारे में जिक्र किया था कि किसी भी फेज का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप उस समय के सोर्सेज के बारे में जानिए। तो यदि सोर्सेज की बात करें तो हमने बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी का अध्ययन करने के लिए या मौर्यकालीन कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या फिर वुमेन्स कंडीशन या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए उस समय के लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और फॉरेन अकाउंट्स, इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। तो यदि हम लोग लिटरेरी सोर्सेज की बात करें मौर्यन डायनेस्टी का, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। और उसी समय एक फॉरेन ट्रेवलर आ रहा है जिसका नाम क्या है, मेगास्थनीज, जिसने अपनी अकाउंट लिखी इंडिका के नाम से। तो अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के स्लेब का जिक्र किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के? 5 टाइप्स के स्लेब का जिक्र किया गया है, जिसमें से पहला का नाम उन्होंने रखा है उदरदास। उदर का मतलब पेट होता है, यानी कि एक वैसा गुलाम जो पेट पालने के लिए बस गुलाम हो। जैसे आप लोग में से कई सारे विद्यार्थी पेट पालने के लिए जी रहे हैं या फिर नौकरी करेंगे आगे चल करके पेट पालने के लिए, तो वह जो है उदरदास है। दूसरा जो गुलाम है उसका नाम है आत्मविक्रयी। नाम मतलब प्रॉपर नाउन नहीं, नाम मतलब पोस्ट, मतलब इस टाइप का आदमी। ठीक है, टाइप बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ध्यान रखिएगा। आत्मविक्रयी मतलब कि किसी विशेष परिस्थिति में खुद को बेचकर जो दास बना है। जैसे कभी घर में किसी का कंडीशन खराब हो गया और उसको जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब उस टाइम के हिसाब से जॉब नहीं है, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नहीं है, या उसके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो उसको पैसे की ज़रूरत है, तो उस समय वो क्या करेगा, नहीं है तो अपने आप को ही बेच दिया और फिर राजा उसके फैमिली का इलाज कराया। तो विशेष परिस्थिति में यदि कोई अपने आप को बेच करके आप मुझे गुलाम बना लीजिए लेकिन मेरे फैमिली का इलाज करा दीजिए, तो वैसे दास को आत्मविक्रयी कहते थे। ठीक, और तीसरा नंबर पे जो है आत्मधाता, मतलब खुद को धनी व्यक्ति का बंधक बना देना। मतलब किसी अमीर आदमी को देखे और हम लोग बहुत मतलब इस टाइप का आदमी की बहुत आलसी आदमी है, कोढ़िया टाइप का आदमी, कोढ़ी आदमी समझते हैं। मतलब कोढ़ी आदमी का मतलब क्या, जो काम वाम नहीं करना चाहता हो, मतलब बैठ कर खाना है बस, हमको किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। तो हमने किसी अमीर आदमी को पकड़ा और बोला हम आपका ज़िंदगी भर गुलामी करेंगे, बस आप हमको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना दीजिए, फ़ोन दे दीजिए चलाने के लिए। अभी के हिसाब से यदि अभी का स्लेब हो तो फ़ोन के बगैर तो स्लेवरी नहीं कर सकता है ना। तो आत्मधाता वह है जो खुद को धनी व्यक्ति के हवाले कर देता है, कहता है कि ठीक है आप हमको बंधक बना लीजिए लेकिन खाना पीना रहना सहना आपके यहाँ। दंड प्रणीत दास, मतलब कि राज्य जब, स्टेट जब किसी लोग को, किसी भी व्यक्ति को जब वह पैसा देती थी, लोन या किसी भी तरीके से जब हेल्प करती थी, तो वह व्यक्ति यदि एक निश्चित समय पे लोन नहीं चुका पाता था तो वैसे व्यक्ति को राज्य जो है, स्टेट जो है, वह गुलाम बना लेता था। तो वैसे लोगों के लिए शब्द यूज किया गया है दंड प्रणीत दास। और ध्यान रखिएगा यह जो शब्द यूज किए गए हैं यह 5, वह अर्थशास्त्र में, जिसके रचयिता कौन है, कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उसने अपने किताब में जिक्र किया है। उसके अलावा जो है ध्वजाहत, यानी कि युद्ध यदि हुआ और युद्ध में जो बंदी बना लिया गया उसको भी बाद में स्लेव टाइप से ट्रीट किया जाता था, तो वैसे गुलाम को क्या कहते थे, ध्वजाहत। यहां तक समझ में आई बात आपको? तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी समय जो है मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति आता है बाहर से यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए। तो वह अपनी अकाउंट इंडिका में इस बात का जिक्र करता है कि यार स्लेव सिस्टम तो इंडिया में था ही नहीं, उसको किसी प्रकार का कोई गुलाम ही नहीं दिखता है। तो हिस्टोरियंस इस बात की आशंका लगाते हैं कि चूंकि रोम और यूनान में भी दास प्रथा पहले मौजूद थी,
तो वहाँ पर जैसे दास लोगों को ट्रीट किया जाता था, यानी स्लेव्स को, गुलाम को जैसे ट्रीट किया जाता था, वैसा यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाता था। इसीलिए मेगास्थनीज के बारे में इन लोग कहे कि मेगास्थनीज ऐसा इसलिए सोच रहा था कि यहाँ के दास के साथ, यहाँ के स्लेव के साथ उस तरीके की इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जाती थी। तो इसे लगा कि यहाँ पर तो स्लेव सिस्टम है ही नहीं। इसने अपने किताब में जिक्र किया कि भाई नो स्लेव सिस्टम इन इंडिया, देयर वाज नो स्लेव सिस्टम इन इंडिया। यह सवाल नेट में पूछा गया है कि किसने इस बात का जिक्र किया है कि मौर्यन काल में नहीं है, जबकि मौर्य काल के समय का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहा है लेकिन फॉरेन ट्रैवलर जिक्र नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो है थोड़ा सा। उसके अलावा देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शन में अशोक अपने अभिलेख में इस बात का जिक्र करता है कि राज्य में जितने भी गुलाम हैं उनके साथ अच्छे से पेश आया जाए, उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। तो बताइए, जब किसी भी साम्राज्य का, किसी भी राज्य का राजा यदि अपने इडिक्ट में, यदि अपने मतलब अभिलेख में इस बात का ऑर्डर करता है कि मतलब गुलामों के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए, इसका मतलब गुलामी प्रथा वहाँ पर मौजूद है। समझ में आई बात? चलिए, लेकिन यह बात भी है कि स्लेव जो सिस्टम था यहाँ पर, मतलब वह उन लोगों का जो कंडीशन था वह बहुत ही अच्छा था रोम और यूनान के दासों से, वहाँ के स्लेव से और वहाँ के गुलाम से। आगे देखिएगा, आगे जब आते हैं मतलब 100 से 200 एडी के बीच में, तो इस समय मनुस्मृति में जो है जिक्र किया गया है 7 प्रकार के दास का। ठीक है, कितने प्रकार के? पोस्ट मॉडर्न फेज में दिया है हम लोग, तो 7 प्रकार के दास का जिक्र किया गया है मनुस्मृति में, जिसमें से पहला है ध्वजाहत। अब देखिए ध्वजाहत यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, युद्ध में बनाया गया बंदी, तो इसको अब समझने की जरूरत नहीं है। पहला ध्वजाहत। दूसरा भक्त दास। भक्त दास का मतलब भोजन की लालच से बना हुआ दास, कि हमको बस भर पेट खाना चाहिए, बाकी आप जो करवाना है करवाइए, लेकिन भर पेट हमको खाना दीजिए, हम आपके गुलाम रहेंगे। जो यहाँ पर था उदर दास, पेट पालने के लिए, यहाँ पर भक्त दास। तीसरे नंबर पे गृहज के बारे में जिक्र है, यानी घर में उत्पन्न दासी पुत्र। यानी कि गृहज एक वैसा दास है, एक वैसा स्लेव है, जैसे किसी साम्राज्य में कोई राजा पहले से किसी लड़की को, किसी महिला को दासी बनाकर रखा है, और उस दासी के साथ संभोग के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी, उसको स्लेव टाइप से यदि ट्रीट किया जाएगा, ऑब्वियसली स्लेव टाइप से ही ट्रीट किया जाएगा, तो वैसे स्लेव के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है, गृहज। दूसरा कृत, चौथा नंबर। कृत का मतलब खरीदा हुआ दास, मतलब उसको आप खरीदे पैसा दे करके। ठीक, यह अभी भी, अब तो खैर नहीं चलता। उसके बाद है दत्तृत्व। यह दास वह है जो उपहार में पाया गया दास, यानी कि जैसे एक राजा दूसरे राजा से जब मिल रहा है तो अपने यहाँ से क्या किया, 5-6 ठो गुलाम उठा लिया कि चलो, मतलब जैसे मान लेते कि कोई राजा एक्स है और वाई से मिलने के लिए गया, और जेड नाम का व्यक्ति उसका गुलाम है, जो कि उसका प्रिय गुलाम है, तो उसने वाई राजा को खुश करने के लिए एक्स राजा ने जेड को उठाकर अपने साम्राज्य से उसको दे दिया उपहार में कि इसको रखिए आप, और उसके बाद उन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। मतलब एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। तो ऐसे वाला जो दास होगा वह दास क्या कहलाएगा? दत्तृत्व, मतलब कि गिफ्ट में। सोचो, गिफ्ट में आदमी को दे दिया जाता था यार, मतलब कैसा सोसाइटी चल रहा था। उसके बाद है पैतृक। पैतृक का मतलब क्या है? पितृ परंपरा से चलता हुआ। जैसे अभी भी आप गांव में देखेंगे कि गांव में यदि कोई सामंत है, तो यदि उसी गांव का कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति है तो उसके दादाजी उसके यहाँ काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो फिर उनका बेटा किया, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा का बेटा, यानी कि एक लंबे अंतराल से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है वह सिस्टम। समझ में आ रही बात? तो ऐसे स्लेव को क्या कहते थे? पैतृक स्लेव। मतलब नहीं कहते हैं गाँव कि तुम्हारे बाप दादा हमारी गुलामी किया करते थे, तो तुम, मतलब तुम्हारे बाप दादा से ही गुलामी चलती आ रही, तुम नहीं नया कर रहे हो। तो ऐसे स्लेव को क्या बोलेंगे? पैतृक स्लेव। और अगला जो स्लेव का टाइप है वह है दंड दास, मतलब कि ऐसा दास, ऐसा गुलाम जो स्टेट को या राजा को या साहूकार को पैसा लिया तो था लोन, लेकिन चुका नहीं पाया, तो उसको अंत में गुलामी करना पड़ा। तो वैसे दास के लिए दंड दास का प्रयोग किया गया है, यानी दंड के तौर पे उसको गुलामी देना, तो दंड दास। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे चल करके देखेंगे तो अलग अलग स्मृति में अलग अलग के प्रकार के, जैसे नारद स्मृति में
जिक्र किया गया है अन्य प्रकार के दास का, लेकिन वह इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे पूछा जाता है सवाल, मिताक्षरा, जिसका लेखन किसने किया है? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है। तो इसमें जिक्र है 15 प्रकार के दास का। कितने प्रकार के दास का? 15 प्रकार के। कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे गृहजात मतलब घर में पैदा लिया हुआ, ठीक, घर में उत्पन्न दास, तो यहाँ पे लिखे। कृत मतलब खरीदा हुआ, जो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, खरीदा हुआ दास। तीसरा है लब्ध यानी उपहार में मिला हुआ दास, जिसके बारे में दत्तृत्व में शब्द यहाँ पर मनुस्मृति में प्रयोग किया गया है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा में क्या करता है? उसके लिए शब्द लब्ध शब्द का प्रयोग करता है। उसके बाद कौन सा दास? दाया दुपगत। दाया दुपगत कौन सा दास है? उत्तराधिकार के तौर पे, जैसे मतलब कि मान लेते हैं कि अकबर का कोई गुलाम था, ठीक, तो अकबर के बाद अकबर का बेटा आएगा, कौन? मेरे ख्याल से जहांगीर, यदि मैं गलत ना बोलूँ तो, राइट, जहांगीर। तो जहांगीर को जो दास मिला अकबर वाला, मतलब अकबर के समय जो स्लेब था, वही स्लेब फिर वापस जिंदा रहा जहांगीर के समय, तो वह जो दास हुआ वह उत्तराधिकार में मिला हुआ दास है। समझ में आई बात? दाया दुपगत। उसके बाद है अनाकाल भृत, मतलब कि यदि साम्राज्य में अकाल पड़ गया, राज्य में अकाल पड़ गया, तो अकाल के कारण अब क्या करेगा आदमी? भूखा तो मरेगा नहीं। तो यदि वह गुलामी करने के लिए तैयार हो गया, तो वैसे के लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया है? अनाकाल भृत। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, अनाकाल भृत के बाद देखिए क्या है? आहित। आहित, AAHIT, आहित। आहित मतलब बंधक बनाया हुआ दास, ठीक, बॉन्डेड लेबर टाइप से। उसके बाद ऋण दास है, यानी कि लोन नहीं चुका पाए तब आप गुलामी कर रहे हैं, तो ऋण दास है। युद्ध प्राप्त, जिसके बारे में हम लोग बताए थे यहाँ पर, युद्ध में बंदी, जिसके बारे में ध्वजाहत शब्द का प्रयोग किया गया मनुस्मृति में, और अर्थशास्त्र में भी ध्वजाहत शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके लिए मिताक्षरा में कौन शब्द है? युद्ध प्राप्त। मतलब इसमें कोई अलग से शब्द नहीं, डायरेक्ट लिख दिया कि युद्ध में प्राप्त दास, ठीक है। उसके बाद पणेजित, मतलब जुआ में जीत गए आप दास को, या जुआ में कोई हार गया तो आपकी गुलामी करने लगा, तो वैसे लोगों को, वैसे दास को, वैसे स्लेब को पणेजित शब्द का प्रयोग किया गया। उपागत मतलब इच्छा से, अपने मन से किसी का गुलामी किए, तो वो वाला उपागत। प्रव्रजवसित, प्रव्रजवसित मतलब ब्रात्य सन्यासी। सन्यासियों के कई प्रकार होते थे, तो जो ब्रात्य सन्यासी होते थे वह यदि गुलामी स्वीकार कर लें तो उनको कहा जाता था प्रव्रजवसित गुलाम। कृत, कृत मतलब ये वाला कृत नहीं, यहाँ पर जो कृत पढ़ रहे थे, कहीं पर कृत पढ़े थे खरीदा हुआ, वो वाला दास नहीं। यहाँ पर कृत का मतलब क्या है? एक फिक्स टाइम के लिए, कि देखिए आपसे हमारा काम है, 2023 तक हम आपकी गुलामी करेंगे, आप मेरा यह काम कर दीजिए, यानी 1 साल के लिए गुलाम, 2 साल के लिए गुलाम, ऐसे बॉन्ड बन, मतलब लिख करके कोई गुलाम बनता हो तो वह कृत। उसके अलावा भक्त दास, मतलब भक्ति, किसी स्वामी का भक्ति करते 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 उसका गुलाम बन गए। जैसे आप PhD में आएंगे तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर अपने सुपरवाइजर का भक्ति करते 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 गुलाम बन जाते हैं। जो लोग PhD कर रहे हैं वो लोग समझते होंगे, मतलब यदि वो सच में ये भक्त दास होंगे तब, नहीं तो अपने आसपास दोस्तों को देखते होंगे, कुछ लोग भक्त दास सच में हो जाते हैं, कुछ लोग तो आजीवन भक्त दास हो जाते हैं अपने सुपरवाइजर का। सॉरी यार, मतलब कोई हो तो बुरा मत मानना। बड़ बहत मतलब दासी के प्रेम में, ये तो अजीब मतलब है, ये वाला इंटरेस्टिंग गुलाम है। बड़ बहत का मतलब कि किसी राज्य में हम आ रहे थे, जा रहे थे, और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर पहले से जो स्लेव वुमेन है उसको देखे और हमको बहुत पसंद आ गई, पारो टाइप की थी, तो पारो के लिए जो देवदास बनने के लिए तैयार हो, वो वाला जो गुलाम होगा वो बड़ बहत। समझ में आ रही बात? यानी दासी की प्रेम में गुलामी स्वीकार कर लिया है। देखो प्रेम हो तो ऐसा, प्रेम तो मतलब बंधन से मुक्त होना सिखाता है, यहाँ पर प्रेम में पढ़ करके हमने गुलामी स्वीकार कर ली और हम दास बन गए, तो हमारे लिए कौन सा शब्द? बड़ बहत, ठीक है। उसके बाद है आत्म विक्रेता, मतलब खुद को बेच कर बनाया हुआ दास, नाम से स्पष्ट है। समझ में आई बात? तो इन 15 प्रकार के दास के बारे में जिक्र है मिताक्षरा में। उसके बाद लिख लीजिएगा, चाणक्य और मनु जो है उसका मानना यह है, इन दोनों लोगों का यह मानना यह है
कि दास किसी को भी बनाया नहीं जाता था, या फिर स्लेव कैन नॉट बी क्रिएटेड, किसी को भी, या स्लेव कैन नॉट बी मेड। शूद्राज वॉज द ओनली कम्युनिटी विच वेर प्लेइंग द रोल ऑफ स्लेव। यानी ये कहते हैं कि यार शूद्र जो कम्युनिटी है वही गुलामी करेगी, मतलब जब भी स्लेव क्रिएट होगा तो उसी कम्युनिटी से क्रिएट होगा, उसको अलग से मतलब खरीदने की बनाने की ज़रूरत नहीं है। शूद्र कम्युनिटी तो पहले से मौजूद है गुलामी करने के लिए, ऐसा मतलब चाणक्य और मनु का मानना है। दूसरा, स्वामी के संपर्क से दासी को, मतलब यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो लिखा हुआ है वह इसलिए लिखा हुआ है कि हमने यहाँ तक तो गुलामी कर ली, लेकिन यदि गुलामी करते करते किसी आदमी को मन किया कि यार अब जो है गुलामी बहुत दिन की है, अब कैसे आज़ाद हूँ, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है प्रॉपर। पहला व्यवस्था यह है कि आप लोन चुकाए नहीं थे तो उसके वजह से दास बने, खुद को बेचकर बने तब तो उसका कोई उपाय नहीं है। लोन नहीं चुकाए थे उस वजह से बने तो लोन चुका कर आज़ाद हो जाइए, यानी कि धन दे करके आप मुक्त हो सकते थे। ठीक, बौधायन में 3 प्रकार का जिक्र किया गया है कि एक तो आप यदि संन्यास ले लेते हैं तब आप स्लेव नहीं रहेंगे, फिर आप उससे आज़ाद हो गए। यदि आप पैसा दे देते हैं, स्टेट का लोन चुका देते हैं, तब भी आप स्लेव नहीं रहेंगे, फिर आप आज़ाद हो गए। और तीसरा, यदि आप मालिक को खुश कर लिए, यानी अपने स्वामी को खुश कर लिए, तब फिर आप आज़ाद हैं, फिर आपको स्लेवरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वामी और दासी के बीच में यदि संपर्क होता है, संपर्क का मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पुत्र प्राप्त की बात कर रहा है, तो बिना संपर्क का या बिना संभोग का कैसे पुत्र प्राप्त हो सकता है, मतलब स्वाभाविक सी बात है। यानी कि मालिक के बीच में, जिसके अंदर स्लेवरी कर रही कोई वुमेन, तो उस मालिक और उस लेडी जो स्लेव लेडी है उसके बीच में यदि फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और उससे यदि पुत्र प्राप्त हो जाता है, तब फिर उस दासी को और उस पुत्र को, दोनों को स्लेवरी से आज़ाद कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा प्रावधान किस में है? अर्थशास्त्र में किया गया। उसके बाद लिखिएगा लास्ट बट नॉट लिस्ट, लेख पद्धति नामक रचना में दासियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। लेख पद्धति नामक रचना में दासियों के कर्तव्यों का उल्लेख मिला है, जैसे कि उनका काम था कई बार आप पर्सनल सेवा करना, ठीक, झाड़ू लगाना, मैला ढोना, साफ सफाई करना, व्यक्तिगत किसी की सेवा करना, मतलब ये सारे काम थे दासियों के लिए बटे हुए थे। तो दासियों का क्या क्या काम होता था उसका जिक्र कहाँ है? लेख पद्धति नामक किताब में उसका जिक्र किया गया है। बस इतनी सी बात थी। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, एंशिएंट टू अर्ली मेडिएवल फेज तक ये तमाम तरह के सिस्टम चलते रहे। एंशिएंट से लेकर के अर्ली मेडिएवल के फेज तक यह सिस्टम चलता रहा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। एंशिएंट ग्रीक एंड रोम की तरह यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम नहीं था, यहाँ के स्लेव लोगों का लाइफ स्टाइल अलग था। तो यह पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था। वहाँ पर इनह्यूमन एक्टिविटीज़ कराया जाता था, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से स्लेव के बारे में, मतलब इस तरीके से स्लेव को ट्रीट नहीं किया जाता था जैसे यूनान और रोम में किया जाता था। लेकिन स्लेवरी सिस्टम तो था, एटलीस्ट आप ये सोचिए। तो हम लोग जब एक सेमिनार हो रहा था हमारा यूनिवर्सिटी में, उस सेमिनार का टॉपिक रखा गया था डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया। तो आप बताइए डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? और एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी? मतलब यदि हम लोग वैदिक काल से लेकर के बात करें, हड़प्पन एज से लेकर के हम लोग बात करें कहाँ तक? गुप्ता फेज तक, तो आप लोग सोच कर बताइएगा क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी? वुमेन्स कंडीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं की जो स्थिति थी वो किस तरीके से थी। तब फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या मतलब वह जो सेमिनार का टॉपिक रखा गया था, क्या वह टॉपिक रखने के लायक भी है या नहीं। डेमोक्रेसी से हम लोग क्या समझते हैं? क्योंकि इस समाज में इतने तरीके के स्लेव, मतलब टाइप्स ऑफ स्लेव बाकायदा दिया हुआ है, किताबों में जिक्र किया गया है, स्लेवरी से कैसे मुक्ति मिले, इन तमाम सारे चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। फिर हम लोग डेमोक्रेसी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मतलब एक सवाल है मेरा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आप लोग सोच कर बताइएगा।
और अभी तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।